अजय सर, राहुल गांधी का कल जिस तरीके से एक मुक्का मेज पर पड़ा और बिरला साहब जो है वो बौखला गए, उनको समझाने में लग गए कि ये सदन जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है, इसको मत तोड़िए, इत्यादि इत्यादि। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे दिन छाए रहे, अभी भी लगातार ट्रेंड में है कि मान लिया जाए राहुल के एक मुक्के से पूरी सरकार पस्त हो गई। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, यदि उनको तकलीफ नहीं होती तो राहुल गांधी के बोलने पर सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है वो आप बिरला जी के चेहरे पर देख लीजिए। वो जब बोलते हैं और दूसरी तरफ जब नेता सदन बोलते हैं दोनों के, या बीजेपी के कोई भी सीनियर लीडर्स बोलते हैं, तो उस समय दोनों के हाव भाव देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा उनको कब खुशी मिल रही होती है और कब बड़ा दुख हो रहा होता है कि अरे मैं इसे कैसे बोलने दे रहा हूं। तो ये एक उनकी अपनी समस्या है, पर्सनल है। आज अब के दौर में यह कह पाना कि स्पीकर निष्पक्ष होता है और राज्यसभा का चेयरमैन निष्पक्ष होता है, बड़ा मुश्किल शब्द हो गया है। ये कहना मुझे लगता है आज उचित नहीं होगा, क्योंकि वो जमाना चला गया जब ये हुआ करता था। और इसका उदाहरण हमने 2014 तक देखा है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते थे वो पार्टी के लोगों को, जो पार्टी उन्हें बनाती थी, उसके लिए भी वो बोलने से, कड़े शब्द बोलने से नहीं परहेज करते थे, उस पर भी एक्शन लेने से परहेज नहीं करते थे। आज के हालात बिल्कुल बदले हुए। तो जब ये हालात हो तो आप कोई और उम्मीद करिए मत। अब आता हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, जो बात उठाई, राहुल गांधी ने जब भाषण शुरू किया, आप ये, मुझे लग रहा था ये बोलेंगे क्या, क्योंकि राहुल गांधी को जब बोलना था तो यह लग रहा था कि सब कुछ तो हर कोई बोल चुका है, सबसे आखिरी में बोल के क्या रह गया है जो बोलेंगे। लेकिन वही राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसे प्रस्तुत किया और वह हर बात कही, पकड़ लिया कि कैसे सरेंडर कब हो गया था। सरेंडर तो जो तथाकथित ऑपरेशन था उसके विद इन हाफ आवर हो गया था। यदि आधे घंटे के भीतर सरेंडर हो गया था और भारत सरकार ने उनसे कह दिया था नहीं नहीं, हम आपकी किसी और चीज पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतने पे करने के लिए किया था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप सोचिए, जब आपने कंप्लीट कर लिया है, उसी के लिए किया था, तो इस देश की जनता को आप बरगला रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी हाल ही में कहा, और उसके अलावा कल भी कहा सर, कल भी कहा सदन के अंदर। जी जी। तो जब आपने सारे टारगेट अचीव कर लिए तो फिर किस बात का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पहली बात। दूसरी चीज कि जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया कि वो इनकाउंटर किए हैं और सब कुछ किया है, तो अब आप एक देखिए, आप यदि खबरों को ध्यान से देखिए तो 28 अप्रैल को इन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड ये शख्स है। उसके बाद में दूसरा कहा मई महीने में कि मास्टरमाइंड ये है जो पाकिस्तान में। अब साहब ये तीसरा मास्टरमाइंड कहां से आ गया? सब मास्टरमाइंड आ रहे हैं, कोई भी ओरिजिनल घटना को करने वाला नहीं मारा गया है, पहली बात। यही है, जबकि नियम ये होना चाहिए, होता है जो कानूनी तौर पे होता है कि जो अपराधी होता है उसकी शिनाख्त कराई जाती है, जो विक्टिम्स होते हैं। आप बताइए, जिसके पति को मारा गया है या जिसके बेटे को मारा गया है, जो कुछ मारा गया है, आप उनको खड़ा कर दीजिए, वो चेहरा नहीं भूलेंगे कि किसने मारा है। आप उन 26 लोगों को के परिवार के उन लोगों को जो मौके पर मौजूद थे, उनको खड़ा करके किसी की भी आपने शिनाख्त कराई है क्या? या उनकी फोटो की शिनाख्त कराई है क्या? नहीं कराई। आपने जिसको चाह कह दिया कि ये मास्टरमाइंड है, वो रोज मास्टरमाइंड आपके बदल रहे हैं। जो आपने पहले स्केच जारी किया वो स्केच बदल गए साहब, आपने जो फोटो जारी करी वो फोटो बदल गई। है क्या सच? सबसे बड़ी बात में, हमारे चंडीगढ़ में ही वो फॉरेंसिक CFSL है
और उस CFSL के, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, बहुत सारे हमारे चूंकि मित्र हैं तो किसी के लिए, लेकिन क्या ड्रामा हुआ है। मैंने जब ये सुना कि CFSL में, तो मैंने कुछ जो वहां मित्र हैं साइंटिस्ट बात करी, और साहब ड्रामा जो पता चला है उसके बाद में तो बस हंसी सकता हूं, मुस्कुरा सकता हूं, उस पर बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो भी ऑन कैमरा आके बोलेंगे नहीं, बोल देंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो सच्चाई है वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब आपको एक फॉरेंसिक जांच का एक छोटा सा बता देता हूं। क्या ये कह रहे हैं कि जो वहां की राइफल से गोलियां चली वही गोलियां यहां चली। अब आप देखिए, मैंने एक सील करी, सील करने के बाद जांच करी, हमारे पास ही है वो भी, और हमने कल मान लीजिए उसी का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में जो हमें मिला उन दोनों की गोलियों का ही मिलान है ना। हमने क्या किया, एक ही दिन दोनों की गोलियां चलाई, दूसरी राइफल से चलाई, और चलाने के बाद में उसके खोखे लिए 2 जगह सील किए, एक में कोई और डेट डाली, एक में कोई और डेट डाली, और उसके बाद में भेज दिया, कहा साहब ये देखिए एक ही के हैं कि अलग अलग। तो क्या होगा। अब चूंकि मैं एक पुलिस अफसर का बेटा हूं तो मुझे पता है कैसे फॉरेंसिक है। आपको एक और तरीका बता, आप किसी को गोली मार दीजिए, और मारने के बाद क्या करना है आपको, आप मान लीजिए रिवॉल्वर, पिस्टल, जिससे भी करते हैं, इमीडिएट गोली मारने के बाद अपनी राइफल को, पिस्टल को, जिससे भी आपने मारा है, उसको बहुत कायदे से, वो सफाई करने वाला आता है, उससे साफ कीजिए, थोड़ा सा रगड़ भी दीजिए और वो कर दीजिए। और अब इसकी जो फॉरेंसिक जांच होगी उसकी और उसकी मिलान नहीं हो पाएगी, एग्जैक्ट मिलान नहीं हो पाएगी। तो ये है जो उसमें गर्री होती है। यदि आप ज्यादा इधर साफ कर देंगे तो इसका जो राउंड होते हैं वो हल्का चेंज हो जाए, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। ये एक साइंटिफिक एविडेंस में एक हेल्पफुल होता है, सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इतना सटीक नहीं होता है कि इसी के आधार पर कुछ तय कर दिया जाए। तो उसे कैसे बदलना है, तो उसके वो जब कायदे से उसको रगड़ेंगे तो जो नई कॉटेज चलाएंगे वो उससे मिलान नहीं पूरी तरह से होगी। तो ये जान लीजिए। चलिए, ये तो मैंने आपको टेक्निकल बताया, थोड़ा सा बस घिसने की जरूरत। तो ये इस तरह से कई सारी चीजें हैं और वही की जाती हैं, वही खेल है। आपने आज तक क्यों नहीं ये किया कि जो राइफल्स यूज हुई हैं वो जो 17 या क्या है, वो अमेरिका की है, और वो अमेरिका के सैन्य बल इस्तेमाल करते हैं। वो आखिर वहां पहुंची कैसे? और यदि वो तालिबानी इलाके से आई है तो तालिबानियों से तो आपके रिश्ते अच्छे हैं। अब जवाब यह दीजिए कि तालिबान तो आप साथी बता रहे हैं, उसका दूतावास आप खुलवा रहे हैं, मान्यता आप दे रहे हैं, तो उस तालिबान ने आतंकियों को ये राइफलें कैसे दी? या डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने वो राइफलें क्यों दी आपको? ये आई कैसे? पाकिस्तान में तो है नहीं। फिर आप कह रहे हैं वहां चॉकलेट मिली पाकिस्तान की बनी, मतलब आप इतने दिन बाद, 100 दिन बाद भी वो चॉकलेट पाकिस्तान वाली रखे घूम रहा है कि बस वही खानी है, हिंदुस्तान के अंदर अब मिलेगी नहीं। जब हिंदुस्तान के अंदर वो 100 दिन से घूम रहा है तो वो चॉकलेट आपकी रखी। इसी तरीके से जो जो उन्होंने सदन में बताया अमित शाह ने, वो अपने आप में सारी चीजों का विरोधाभास। तो मतलब ये असल में मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, ये फ्रॉड की सरकार है। और क्यों है? मयूर बैठे हैं, मैं मयूर के सामने, सोहराबुद्दीन का नवंबर 2005 में बस से उतारकर सोहराबुद्दीन और कौसर बी का मर्डर दिखाया गया था, और उसका जो है इनकाउंटर दिखाया गया। वो हैदराबाद जा रहे थे, बस से जा रहे थे, जनरल बस से। उस घटना का एक और चश्मदीद था, जो प्राइवेट पर्सन तुलसीराम प्रजापति, 1 साल बाद, एग्जैक्ट 1 साल बाद, दिसंबर 2006 में उसको इनकाउंटर कर दिया गया।
राजस्थान के बॉर्डर पे कह दिया गया ये भी अपराधी है। उस दिन तक अपराधी नहीं था, उस दिन वो भी अपराधी हो गया, उसी गैंग का सदस्य हो गया वसूली रैकेट। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी उसमें बताया था इससे राजनैतिक फायदा इस इनकाउंटर से और आर्थिक फायदा दोनों लिया था। अमित शाह ने सीधे यही बात लिखी है और यही बयान जो सीबीआई के अधिकारी ने दिया भी था कोर्ट में। लेकिन बाद में चूंकि सरकार बदल गई थी, 2018 में जजमेंट आया, उसमें साहब अदालत ने जो ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर में लिखा है सबूत पेश नहीं किया गया, जिस कारण से बरी किया गया है। इसलिए नहीं बरी किया गया है कि वो निर्दोष था। तो यानी जो व्यक्ति फर्जी इनकाउंटर कराने करने और इन सब की साजिश रचने के आदी रहा हो वो क्या करेंगे, इससे समझे जा सकते हैं। तो यही वजह है कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ तभी मुठभेड़ कथित तौर पे शुरू हुई। फिर संसद का सत्र जैसे उग्र होने लगा वैसे आके जब उनके बोलने की बारी आई राजनाथ जी के, और तब तक जो है ये घटना होती है कि मतलब जब अमित शाह बोलेंगे कल तब तक मेच्योर करके बता दिया जाएगा कि साहब आइडेंटिफाई भी हो गया, ये भी हो गया। आइडेंटिफाई कौन कर रहे हैं, जिनको क्या बता रहे हैं, वो लोग हैं जो उनको खाना दे रहे थे या वो दे रहे थे। अरे भाई खाना देने वाला ये क्या जाने कि उसने मर्डर किया है, खाना देने वाला मर्डरर को तो नहीं देख रहा है, वो तो चश्मदीद बताएगा ना, चश्मदीद से कराओ ना सिन्हा, वो कराई नहीं। तो ये अपने आप में एक वीक केस बनाया। अब मार दिए हैं तो अब वो बेचारे तो खड़े होके बोलेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर की हालत ये, इस घटना के बाद मैं वहां गया था, पहलगाम गया, उधर पूरे इलाके में घूमा, मैं मेरी पत्नी दोनों थे, इसीलिए गए थे कि वहां की सच्चाई। अमित शाह का बेटा वहां 7 स्टार होटल बना रहा और उसको जमीन चाहिए थी जितनी, तो वो नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए वहां पर दबाव डालना। तो इस घटना का फायदा क्या हुआ, 3000 लोग डिटेन किए गए थे जिस समय मैं था, और उन 3000 में स्थिति ये थी कई वो लोग थे जिनकी जमीनें वहां थी और उनके परिवार को वो किया जा रहा था। अंत में वो जमीनों की अब ये पता कर लिया जाए कि उस समय के इस घटना के बाद से लेके कितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है, खुद पता चल जाएगा कि क्या साजिश थी। इसके अलावा दूसरी साजिश जो बैसंग के पास का जो इलाका है जो बेहतरीन माना जाता है, वहां पर अडानी का कौन सा स्टेक इन्वॉल्व है वो भी पता चल जाएगा। तो इससे एक फायदा नहीं था, पॉलिटिकल फायदा तो लेना ही लेना था, इससे आर्थिक लाभ भी लेना था, जैसा सोहराबुद्दीन वाले केस में सीबीआई ने कहा था। तो ये पूरी घटनाक्रम को यदि आप देखिएगा, क्योंकि जहां घटना हुई वहां से बॉर्डर कोई 10, 20, 50 किलोमीटर दूरी पे नहीं है, वहां से 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर है। साहब इतना वो चल के आ गए, सारी सुरक्षाएं धता हो गई, उसी के कुछ ही समय पहले वहां से सुरक्षा हटा दी जाती है, सब कुछ कर दिया जाता है। क्यों भाई, अचानक ये सब बदलाव क्यों किए गए वहां, लोगों को मरने के लिए? मैं तो मयूर से कहूंगा कि कम से कम वहां अहमदाबाद में है जो वहां का वो परिवार है जिसका वो बच्चा भी बेचारा बता रहा था, उसका इंटरव्यू करें वो, कि जो जिस तरह से कल संसद में भी हुआ है और वो हुआ है, इन्होंने तो नाम तक नहीं लिया किसी का। ये प्रियंका गांधी ने सबके नाम पढ़ के उन्हें शहीद कहा, उन्होंने तो ये भी जहमत नहीं उठाई। उनके दर्द को भी साझा होना चाहिए उस महिला का, मुझे लगता है करना चाहिए, उसके बेटे का फिर करना चाहिए इस समय। और जो ये ड्रामा कर रहे हैं इससे उन्हें क्या न्याय का एहसास हो रहा है? जी